नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। यह खबर अच्छी है और यदि ऐसा हुआ तो भारत की राजनीति, उसकी व्यवस्था को सुधारने का वह एक ऐतिहासिक निर्णायक फैसला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने चुनाव आयोग में विचार शुरू करवा दिया है। मसला लोकसभा और विधानसभा के सभी चुनावों के साथ साथ चुनाव कराने का है। एक ही बार सभी के साथ चुनाव हो तो उसके 10 तरह के फायदे होंगे। इसकी जरूरत राजनीतिक पार्टियां भी मानती है तो जनता भी। हिसाब से इसका बहुत पहले कानून बनना था, लेकिन अपने यहाँ प्रधानमंत्री या सरकार और संस्थाएं जटिल मसलों में हमेशा कन्नी काटे रहते हैं। उस नाते यदि नरेंद्र मोदी ने हिम्मत की है और चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री दफ्तर ने संवाद बनाया है तो बड़ी बात है। रपट के अनुसार पहले चुनाव आयोग से विधि और गृह मंत्रालय बात किया करता था, लेकिन इस मामले में खुद पीएमओ सक्रिय है। पिछले साल 28 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त एचएम ब्रह्मा ने एक नोट बनाया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने मुझे सूचित किया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराए जाने की जरूरत है। सो तब से चुनाव आयोग में इस मामले पर विचार है। यह विचार कितना आगे बढ़ा है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन संभव है कि रोड मैप बन गया हो। 2017-18 तक कोई न कोई फार्मूला बनेगा। दिक्कत यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभाओं को नत्थी करने में सदनों के मौजूदा कार्यकाल को घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत हो सकती है। सो मामला इतना आसान नहीं है। सब कुछ मोदी सरकार की धमक और पार्टियों की आम सहमति पर निर्भर है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। अगले साल के चुनाव भाजपा के लिए जितने अहम हैं, उतने ही विपक्षी पार्टियों के लिए हैं। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद भाजपा विरोधी पार्टियों की गोलबंदी शुरू होगी, लेकिन भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे एक नेता का कहना है कि विपक्षी पार्टियों की एकजुटता उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद नहीं, बल्कि गुजरात चुनाव के बाद बनेगी। सभी पार्टियां गुजरात के नतीजों का इंतजार करेंगी। अगले साल के शुरू में उत्तर प्रदेश सहित जिन राज्यों में चुनाव है, उनसे 2 नए दावेदार खड़े होंगे। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतती है तो अरविंद केजरीवाल की दावेदारी मजबूत होगी, और अगर उत्तर प्रदेश में बसपा जीतती है तो देश भर में चल रहे दलित आंदोलन के मूड को देखते हुए वो अपने नाम पर एकजुट बनवाने की कोशिश करेगी। इस लिहाज से गुजरात चुनाव सबसे अहम है। अगर गुजरात में भाजपा का किला टूटता है तो विपक्षी पार्टियों का हौसला बढ़ेगा। वहां चुनाव जीतने वाली पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, उसके इर्द गिर्द ही 2019 का ध्रुवीकरण होगा। लेकिन अगर गुजरात में भाजपा अपना किला बचाने में कामयाब हो जाती है तो फिर उसके खिलाफ विपक्षी पार्टियों की मोर्चेबंदी का प्रयास कमजोर पड़ेगा। ममता बनर्जी की कमान में संघीय मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहे एक वरिष्ठ नेता का मानना है कि नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल में से कोई एक चेहरा विपक्ष की ओर से प्रोजेक्ट हो सकता है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे का श्रेय किसको मिलेगा? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इसके लिए घमासान छिड़ गया है। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिना मौका गंवाए इसका श्रेय ले लिया। वे विपश्यना के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला गए हुए हैं, लेकिन वहां से ट्वीट करके कहा कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते असर से घबराकर भाजपा ने आनंदीबेन को हटाया है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता अलग इसका श्रेय ले रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस लगातार आनंदीबेन के खिलाफ अभियान चला रही है। कांग्रेस नेताओं का ये भी कहना है कि आपका अभियान तो सिर्फ मीडिया में है। जमीनी स्तर पर सरकार के विरोध की कमान कांग्रेस ने संभाली है। श्रेय लेने वाला तीसरा समूह पाटीदार आरक्षण आंदोलन का है। हार्दिक पटेल के समर्थकों का कहना है कि उनके आंदोलन की वजह से आनंदीबेन की विदाई हुई है। इस आंदोलन से जुड़े नेताओं का मानना है कि ये पहले ही तय हो गया था कि आनंदीबेन जाएंगी, लेकिन सही मौके का इंतजार हो रहा था। दलितों के आंदोलन से ये सही मौका मिल गया। इस बीच भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कारण आनंदीबेन की विदाई हुई है। अमित शाह को लग गया था कि आनंदीबेन की कमान में भाजपा का ये सबसे पुराना और सबसे सुरक्षित किला नहीं बच पाएगा, इसलिए 75 साल की उम्र के हवाले उनको इस्तीफा देने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को मुश्किल में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड के कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करना होगा। जो पूर्व मुख्यमंत्री अब भी विधायक हैं, उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, वे तो अपने सरकारी बंगले में रहेंगे, लेकिन जो विधायक नहीं बन पाए वे बहुत जल्दी बेघर होने वाले हैं। इस श्रेणी में झारखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। झारखंड में अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और मधु कोड़ा के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। मरांडी तो हाल ही में अपने सरकारी बंगले में गए हैं। ये तीनों नेता पिछली बार विधानसभा का चुनाव हार गए थे। शिबू सोरेन को मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि उनको झारखंड राज्य बनवाने वाले क्रांतिकारी नेता के नाते आजीवन सरकारी बंगले में रहने की सुविधा मिली है।
हेमंत सोरेन विधायक और विपक्ष के नेता हैं, इस नाते उनका बंगला भी बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में बेघर होने वाले नेताओं में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी का नाम सबसे पहले है। वे अभी किसी पद पर नहीं है। राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह और मायावती सांसद हैं, इस नाते लखनऊ में उन्हें सरकारी बंगला खाली करना होगा। राम नरेश यादव और कल्याण सिंह राज्यपाल हो गए हैं, इसलिए इन्हें भी लखनऊ का बंगला छोड़ना होगा। बिहार में 2 पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र और सतीश प्रसाद अपने निजी घर में रहते हैं। जीतन राम मांझी विधानसभा का चुनाव जीते हुए हैं और राबड़ी देवी भी विधान परिषद की सदस्य हैं, इसलिए उनके बंगले भी बने रहेंगे। नीतीश कुमार के पास 2 बंगले हैं, जिनमें से एक खाली करने की मांग भाजपा करती रही है। उसका क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। केंद्र सरकार कल राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश करेगी। 5 घंटे की चर्चा के बाद कल ही बिल पास कराया जा सकता है। बिल पेश किए जाने से पहले आज दोनों बड़ी पार्टियों ने इसकी तैयारी की। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बिल के बारे में आज अपनी पार्टी के सांसदों को जानकारी दी। इसी तरह पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कांग्रेस सांसदों को इस बारे में जानकारी दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अपनी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की और जीएसटी बिल पर चर्चा की। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है और सभी सांसदों को गुरुवार तक राज्यसभा में मौजूद रहने के लिए कहा है। कांग्रेस पार्टी अब तक इस बिल का विरोध करती रही है, लेकिन उसका समर्थन हासिल करने के लिए सरकार ने बिल में 2 अहम बदलाव किए। कांग्रेस के साथ आ जाने से माना जा रहा है कि बिल आसानी से पास हो जाएगा। वैसे कांग्रेस के बाद दूसरी विपक्षी पार्टियों बसपा, सपा, तृणमूल कांग्रेस आदि ने भी बिल को समर्थन देने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में एक रोड शो करके विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। सोनिया गांधी ने आज दोपहर करीब 1 बजे रोड शो शुरू किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और मुख्यमंत्री पद की दावेदार शीला दीक्षित भी उनके साथ थीं। सोनिया का रोड शो वाराणसी शहर के कई इलाकों से गुजरा। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे कमलापति त्रिपाठी की मूर्ति को माला पहनाया और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के उत्तराधिकारी के नाम का फैसला कल किया जाएगा। कल भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें आनंदीबेन के इस्तीफे पर चर्चा होगी और साथ ही नए नेता का नाम भी तय किया जाएगा। आनंदीबेन के इस्तीफे के बाद सोमवार को भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि भाजपा संसदीय दल नए नेता के बारे में फैसला करेगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल, केंद्र सरकार में हाल में मंत्री बनाए गए पुरुषोत्तम रूपाला और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजय रूपानी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। गौरतलब है कि आनंदीबेन ने सोमवार को ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि वे बहुत जल्दी 75 साल की होने जा रही हैं, इसलिए अब नए नेता को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। संसदीय दल की बैठक से पहले अमित शाह ने आज इस मसले पर पुरुषोत्तम रूपाला से लंबी बातचीत की। बताया जा रहा है कि उन्होंने और नेताओं से भी राय मशवरा किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोकसभा के 3 सांसदों ने स्पीकर सुमित्रा महाजन को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मान को शराब पीने की लत है। वे शराब पीकर सदन में आती हैं और इसलिए उनको रिहैब सेंटर में भेजना चाहिए। आप से निकाले गए सांसद हरिंदर खालसा के अलावा अकाली दल के प्रेम सिंह, चंदू माजरा और भाजपा के महेश गिरी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मान की शिकायत की है। उधर संसद की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित करने वाले उनके वीडियो की जाँच कर रही 9 सदस्यों की समिति भी उनसे नाराज है। स्पीकर की बनाई इस समिति के एक सदस्य का कहना है कि मान को अपने किए पर पछतावा नहीं है और वे ये कबूल नहीं कर रही हैं कि उन्होंने संसद में प्रवेश करने से लेकर अंदर तक की वीडियो बनाकर गलत किया है। उनको कल फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि समिति के सभी सदस्य उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई नेता इस राय के पहले से हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो। भाजपा की बैठक में भी नरेंद्र मोदी ने अपनी यह राय बताई थी। कई विरोधियों का मानना है कि ऐसा भाजपा अपने स्वार्थ में सोच रही है, पर हर कोई मानेगा कि लगातार एक के बाद एक चुनाव के मोड़ में देश का रहना बहुत नुकसानदायी है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार खुद पहल की है। उन्होंने सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त से बात करके कहा था कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। वैसे ये नया विचार नहीं है, लेकिन इस बार इसमें गंभीरता ज्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ विचार के स्तर पर नहीं बल्कि व्यवहार में इसे लागू करने की तैयारी हो रही है। लेकिन इस विचार पर अमल आसान नहीं होगा। संविधान में तो संशोधन करना ही होगा, साथ ही सभी पार्टियों के साथ सहमति भी बनानी होगी। लोकसभा के साथ
साथ विधानसभा का चुनाव कराने के लिए कई राज्यों की सरकारों का कार्यकाल छोटा करना होगा और कई राज्यों में कार्यकाल पूरा होने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाकर इंतजार करना होगा। लोकसभा का चुनाव 2019 में है। उससे पहले होने वाले तमाम चुनावों को रोक दिया जाए और उसके बाद होने वाले चुनावों को जल्दी करा लिया जाए, तब जाकर बात बनेगी। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है और उसके अगले साल 4 राज्यों के चुनाव है। लोकसभा के साथ 3 राज्यों के चुनाव होंगे और उसके तुरंत बाद 2 और राज्यों के चुनाव होने हैं। अगले साल यानी 2020 में दिल्ली और बिहार के चुनाव हैं और उसके अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होंगे। अगर सरकार एक साथ चुनाव करवाने के बारे में सोच रही है तो उसे 2017 और 18 के चुनावों को रोकना होगा और 2020 और 21 के चुनावों को जल्दी कराना होगा। सवाल है कि क्या राजनीतिक दल इसके लिए तैयार होंगे? सिद्धांत रूप में सभी पार्टियां इस बात के लिए राजी हो जाएंगी कि एक साथ चुनाव कराना चाहिए। अलग अलग चुनाव होने से देश का बहुत नुकसान होता है। देश लगातार चुनाव के मोड में रहता है और ज्यादातर समय कहीं न कहीं आचार संहिता लगी होती है, जिससे विकास के काम ठप रहते हैं। चुनाव आयोग का खर्च भी बहुत ज्यादा होता है और अर्धसैनिक बलों के लगातार यहाँ से वहाँ जाने से आंतरिक सुरक्षा पर जो असर होता है वो अलग है। लेकिन जब व्यवहार में इस पर अमल की बात आएगी तो पार्टियां अपना हित छोड़ने को शायद ही तैयार होंगी। मिसाल के तौर पर जिन राज्यों में इस साल चुनाव हुए हैं वहाँ सत्तारूढ़ पार्टियां 2021 के बजाय 2019 में चुनाव के लिए क्यों तैयार होंगी? वे अपना कार्यकाल 2 साल कम करने पर राजी नहीं होंगी। अगर उन्हें लगता है कि इससे भाजपा को फायदा हो सकता है या क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान हो सकता है तो वे निश्चित रूप से इस आइडिया का विरोध करेंगे। अगर किसी तरह से पार्टियों को अपना हित छोड़कर देश हित में एक साथ चुनाव कराने के लिए राजी कर लिया गया तो आगे कोई सरकार बीच में गिरे और मध्यावधि चुनाव की नौबत न आए, इसका भी एक सिस्टम बनाना होगा। कई जानकारों का कहना है कि अनिवार्य रूप से वैकल्पिक सरकार बनवाने की व्यवस्था लागू करनी होगी, जिससे जोड़ तोड़ बढ़ जाने का खतरा है। फिर अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन लागू करने और 6 महीने में चुनाव कराने का प्रावधान भी खत्म करना होगा। इन मुश्किलों के बावजूद ये ऐसा काम नहीं है जो नहीं किया जा सकता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद सभी चुनाव एक साथ कराने के विषय पर चर्चा करेंगे। सोच सकते हैं कि जीएसटी के एक संविधान संशोधन में जब सरकार का इतना पसीना बहा तो सभी चुनाव साथ कराने की व्यवस्था वाले संविधान संशोधन में कितनी मुश्किल होगी। पार्टियों और खासकर भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों में दुराव ने सहयोग की, समझदारी की संभावना खत्म की हुई है। ऐसे में कैसे ये काम हो सकता है, इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश गुप्ता है। हरीश जी, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराने की जो बात है, जो चर्चा है, कितनी गंभीर इस बात को माना जाना चाहिए? देखिए, ये गंभीर विषय अब ये पहली बार तो उठा नहीं है। इससे पहले 2 बार प्रयास हुए हैं, लेकिन वो कामयाब इसलिए नहीं होते हैं कि पॉलिटिकली 2 बातें हो गई है। एक तो सैक्रिफाइस कौन करे, मतलब रीजनल पार्टी है तो वो क्यों राजी हो, उनको छोड़ भी दिया जाए तो मान लीजिए चलिए मोदी जी की बड़ी इच्छा है कि ये साइमल्टेनियस हो, तो आम राय कैसे बने उसमें? जिन राज्यों के चुनाव 2017 में होने हैं, 5 राज्य हैं जी, तो क्या सारी पार्टियां इस बात के लिए मानेंगी कि उनका 2 साल कार्यकाल बढ़ा दिया जाए कि भाई 2 साल आप और राज करो? तो क्या इसके लिए कांग्रेस मानेगी? कांग्रेस की भी हालांकि सरकारें हैं 2 जगह जी, लेकिन वो नहीं मानेंगी और बीजेपी भी ये नहीं करेगी जी, क्योंकि उसके आगे राष्ट्रपति का चुनाव है। तो पॉलिटिकली ये किसी पार्टी को सूट करेगा या नहीं करेगा? नहीं, लेकिन नेता और राजनीतिक बिरादरी में, पार्टियों के बीच में ये जरूरत हर कोई महसूस कर रहा है कि नहीं, ये बार बार चुनाव का, लगातार चुनाव में मोड़ रहने का झंझट खत्म हो, कोई तो सिस्टम बने। ये तो मन में तो नेताओं की बात आई या नहीं आई हुई? नेताओं के मन में नहीं, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी के मन में है। नहीं, पर नेताओं के भी, पार्टियों के बीच में भी ये अगर एक राय बन जाए कि नहीं, इससे देश का भला है, उनका भी भला है, अल्टीमेटली एक बार का ही त्याग करने की बात है। एक बार का त्याग कौन कर रहा है? एक बार, यानी प्रधानमंत्री जी ने खुद फोन उठा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा जी, जब HS ब्रह्मा बने थे जी, कि भाई इसको करना चाहिए, तो करना चाहिए तो करिए। अब अगर लोकसभा के चुनाव 2019 में होने हैं तो 5 ऐसे राज्य हैं जहां NDA की सरकारें हैं,
तेलंगाना को छोड़ भी दिया जाए तो आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल है, हरियाणा है, झारखंड है, महाराष्ट्र है। तो उनके चुनाव 2020 में या 19 के आखिरी में होने, वो पहले हो गया। तो मोदी जी करा लें 5 राज्यों के चुनाव, बोले देश को कि मैं हम ये नहीं, ये एक हो सकता है कि भाई जो लास्ट में 2018 में भी ऐसे जैसे मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव है वो 2019 में लोकसभा के साथ हो जाए और 1 साल बाद वाले वो पहले हो जाए, ऐसा कुछ छोटी मोटी सहमति तो बन जाए। एक्सटेंशन देनी है तो कर्नाटक को भी एक्सटेंशन दे दो भाई। हाँ, तो मतलब दिल बड़ा करो फिर। नहीं तो इस सब करने के लिए कोई कानूनन या वो ढांचा या चुनाव आयोग के बस में आ सकता है? क्या हो सकता? ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टी बैठे और फिर ये भी सोचें कि अगर ये हर साल चुनाव होते हैं तो इसमें देश का नुकसान क्या है। मोटे तौर पर आपके अनुसार चुनाव आयोग में जो कवायद है या प्रधानमंत्री की जो मंशा, इससे कोई शक्ल बनती लगती है? मंशा तो मेरी भी यही है कि चुनाव साइमल्टेनियस होने चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है ये कहना बड़ा अच्छा लगता है, व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक तब हो सकता है कि आप बलिदान करिए ना, फिर आप बलिदान करिए। वो सभी राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठे होकर करना होगा या कम से कम केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को अपने करना है, मिसाल बनानी। बनर्जी ये बात को क्यों मानेंगी कि मेरे कार्यकाल को आप कम करें या बढ़ाएं? अगर आप उनको कहेंगे आप बढ़ाइए तो वो कहेंगे मेरे को तो ये बढ़ा हुआ भी नहीं चाहिए। नहीं, वो ये कि उसी समय साथ में विधानसभा के भी चुनाव हो जाए तो वो भी तैयार हो जाएगी, चलिए कोई बात नहीं। हो जाएंगी। फेडरलिस्ट एक तरफ आप कहते हैं हमारा कंट्री फेडरल स्ट्रक्चर है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। नहीं, उसके अलावा सबसे बड़ा एक ये भी हरी जी कि वो राष्ट्रपति शासन की या वो आर्टिकल 356 का उसका क्या करेंगे अगर कभी राष्ट्रपति शासन की नौबत आई या सरकार में? नहीं, वो तमाम बातों का क्या होगा? उसका तो एक फार्मूला आप निकाल सकते हैं कि कुछ समय के लिए राज्य में चलो एक मिलीजुली सरकार, या गवर्नर रूल में भी आप एडवाइजर या उन सबको बना लें या कुछ, वो एक फार्मूला एक अलग इशू है। पर आपके अनुसार ये चुनाव आयोग को अपनी तरफ से प्रस्ताव लाना होगा या क्या लगता है? चुनाव आयोग की तो बड़ी इच्छा है कि ये सब एक ही साथ होना चाहिए, बट चुनाव आयोग कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं है। चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना। तो मोदी जी ने पूछा क्या ये संभव है, तो चुनाव आयोग ने कहा हाँ ये हम कर सकते। और करने के बाद उन्होंने कुछ और भी बताया कि हमारे को ये क्या रोड में क्या बनता हुआ लगता है आपके अनुसार? पहले होते ही थे, 52 से लेकर 67 तक तो चला ही है ना, सब साथ ही हुए विधानसभा और इनके। लेकिन तब बाय एंड लार्ज कांग्रेस ही कांग्रेस थी जी। आज तो जितनी घर हैं उतनी पार्टियां हैं जी, जितने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उतनी पार्टियां खड़ी हैं। तो ये विचार मुझे तो नहीं लगता है कि व्यवहारिक तौर पर अमल हो पाएगा। नहीं, कोई मानेगा नहीं। कोई मानेगा नहीं। विचार बहुत अच्छा है। नहीं, पर ये इसके पीछे किसकी कोई राजनीतिक मंशा भी हो सकती है कि वो एक दूसरे का स्वार्थ देखे या टकराव वाली राजनीति उसके चलते नहीं। मेरा ख्याल है मोदी जी के मन में होगा कि भाई चीफ मिनिस्टर्स को भी काम करने का मौका मिले, मुझे भी मिले। लेकिन ये सोच तब कामयाब होती है जब हर राजनीतिक दल का नेता उतना ही मैच्योर हो जी, और उस पार्टी में भी नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा निर्णायक हो, प्राथमिक तौर पर हो, तभी ये रादर देन कि भाई मेरी पार्टी ही उसी का कल्याण हो जी। अब ये भावना तो आप बहुत मुश्किल है अपने यहाँ बन सकना। मुझे लगता है कि मतलब सोच बहुत अच्छी है, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि कम से कम हर साल होने की बजाय जी हम 2-2.5 साल में नहीं, वो तो अगर हो तो एक ही साथ होना चाहिए, अलग अलग नहीं। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि मतलब 2016 में चुनाव, फिर 17 में चुनाव, फिर 18 में चुनाव, 19, वो तो लगातार अपने यहाँ मतलब अपने यहाँ कम से कम ये कर लें भाई 2.5 साल में कर लें। जी जी, ये हो सकता है। जी हरीश जी, बातचीत 2 किश्तों में हो सकता है। जी हरीश जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।